नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 1500 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसमें आपका स्वागत है। आज हम जिन 30 प्रश्नों को देखेंगे वो सामाजिक विज्ञान जीएस पार्ट सेकंड, जिसमें हम विज्ञान, इतिहास और भूगोल के प्रश्न देखेंगे जो पूछे गए थे 8 दिसंबर को यहाँ पेपर हुआ था। और जो पहला प्रश्न है, और हमारे पास जो पहला प्रश्न, हम पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल में ही नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो जब 1905 का जो बंगाल विभाजन था उस समय यह जो सॉन्ग था बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसके लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इनसे रिलेटेड आप जानते होंगे कि इन्होंने अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था उसी समय। तो अमार सोनार बांग्ला ये जो है आज का जो बांग्लादेश है, आज के बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम है। जैसे हमारे देश का नेशनल एंथम होता है तो ऐसे ही बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। और अमार सोनार बांग्ला के भी लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने जो है बंगाल विभाजन के विरोध में यह गीत लिखा था। और साथ में बांग्लार माटी बांग्लार जल के बारे में आपको परीक्षा के लिए ध्यान रखना है कि यह जो बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ था कि किस प्रश्न पूछ सकता है कि किस राज्य विधानसभा ने हाल में ही नए राज्यगान के रूप में इससे संबंधित जो है बांग्लार माटी बांग्लार जल से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल में ही उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो मैंने यह जो प्रश्न रखा है उसको रखने का बस एक ही कारण है कि इस टाइप के जो प्रश्न हैं आपको जो है कभी भी पुराने नहीं होंगे और ये बार बार पूछे जाते रहेंगे। जैसे कि पिछली बार बीपीएससी प्राइमरी टीचर के पेपर में 15 मार्च को पूछा गया था कि जो है संसद भवन को कब जो है सौंपा गया था देश को। तो वैसे ही जो है यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पे बिमल पटेल हैं और यही जो है संसद भवन के वास्तुकार थे। तो इससे रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं वो बार बार पूछी जाती है। जैसे चंद्रयान 3 से बार बार पूछा जाता रहेगा, तो वो चीज़ आपको जो है छोड़ना नहीं है कि पिछली बार पूछा गया था तो आगे नहीं पूछा जाएगा, वो फिर से पूछा जाएगा। तो इसलिए उसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो मानव अधिकार दिवस होता है इसको हम जो 10 दिसंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर। और अगर दिए गए विकल्प में बात की जाए 24 अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस डे। और 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है गठन हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आगे के लिए। और मानव अधिकार दिवस जो ये 10 दिसंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या है 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो आईएनए के जो संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, इसके संस्थापक थे मोहन सिंह। और क्या जो है मोहन सिंह से संबंधित, और ये भी ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। ये भी प्रश्न पूछा गया, सिंगापुर में की गई थी। और इसके अलावा जो है बात किया जाए तो 1943 में रास बिहारी बोस ने जो आईएनए थी, बोस ने जो है आईएनए को सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो है 1943 में रास बिहारी बोस ने आईएनए को सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा और 15 मार्च को यह भी पूछा गया था, तो ये भी ध्यान रखना कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो आपको ध्यान रखना, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत जो आंदोलन था ये आदिवासी आंदोलन था। और ये किस आदिवासी से संबंधित था? तो उरांव जनजाति से। तो आपको ध्यान रखना, इसको उरांव, इंग्लिश में उरांव ट्राइब बोला जाता है। तो जो है ये ट्राइबल मूवमेंट था, आदिवासी मूवमेंट था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ताना भगत आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जतरा भगत थे। और ये जो है जतरा भगत जो है संत थे उरांव समुदाय के, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ताना भगत आंदोलन किया गया था। और इनसे संबंधित आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि जो है ताना भगत जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है ये हुआ था
1914, अप्रैल 1914 में। और ये था क्या, तो ये भी आपको ध्यान रखना, यह था सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह से भी पहले जो है ताना भगत के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के जो है विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसको सौम्य अवज्ञा आंदोलन भी कहते थे। तो सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने किया था ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी जो नीतियों के खिलाफ, और साथ में जमींदारों के विरोध में 1914 में। और एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1920 में जो ताना भगत थे इनका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विलय हो गया। यानी अब ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें जो है ताना भगत आंदोलन का विलय हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बिहार। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आया था और आपसे दिन भी पूछ सकता है। तो 13 अगस्त को मनाया जाता है और 13 अगस्त 2012 से स्टार्ट हुआ था। तो 13 अगस्त 2012 से जो है रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का जो है बिहार सरकार ने शुरू किया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी पाई जाती है वो मुख्यतः जो है अगर देखा जाए तो गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है और साथ में कर्नाटक में पाई जाती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र भी है। और तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है काली मिट्टी बिल्कुल नहीं पाई जाती है, वहाँ पे जो है पहाड़ी मिट्टी से संबंधित है। और इसके अलावा बात किया जाए तो काली मिट्टी से संबंधित आपको फैक्ट ध्यान रखना है, जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और रेगुर मिट्टी में जो है हम कपास की खेती करते हैं। तो जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सबसे उपयुक्त होती है। तो कपास या कॉटन की हम खेती करते हैं। और कपास के उत्पादन में जो भारत का अग्रणी राज्य है वह गुजरात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है 56, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो यह जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी से लिया गया था। तो यहाँ पे दिया है कि 81,000 जो है फौना स्पीसीज़ है और 47,000 जो है फ्लोरा स्पीसीज़ हैं। तो फौना यहाँ पे जो जंतुओं को बोलते हैं और फ्लोरा जो है ये पेड़ पौधों को बोलते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न लिया गया था एनसीईआरटी क्लास 10th से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा महत्व है एनसीईआरटी का। फिर अगला प्रश्न है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और इस प्रश्न से संबंधित आज आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि जो खनिज होता है वह किस चट्टान में स्तर में पाया जाता है, जमा होता है। तो अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं और ये परतदार चट्टानें होती हैं। लेयर्स होते हैं इसमें, परतदार चट्टानें होती हैं और उन्हीं चट्टानों के बीच में जो है खनिज पाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए जिसको खनिज भी प्रश्न आए, या चाहे फॉसिल्स फ्यूल्स आए या जीवाश्म आए, तो बात एक ही है। तो अगर जीवाश्म भी आए तो जीवाश्म जिसको फॉसिल्स बोलते हैं, तो जीवाश्म भी जो है किसमें पाया जाता है इन तीनों चट्टानों में से? तो केवल अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, केवल अवसादी चट्टानों में खनिज पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे है, आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान का जो संबंध है वो जो है ज्वालामुखी घटना से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी घटना से संबंधित होता है आग्नेय चट्टान। और जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि जो तरल जो रूप में होता है नीचे जाने पर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं पृथ्वी के नीचे, तो वहाँ पे जो है मैग्मा के रूप में होता है। और ये जो मैग्मा होता है ये जब पृथ्वी के बाहर आता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के बाहर आता है और या फिर जो है लावा कहलाता है। जब पृथ्वी के बाहर आता है तो इसको हम लावा कहते हैं। और फिर जो है इस लावा जब ठंडा होता है तो इनसे जो चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसके अलावा मैग्मा कई बार अंदर ही जो है ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के अंदर बाहर नहीं निकल पाता है, तो उन भी चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती हैं, एक जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनती हैं और एक पृथ्वी से जो मतलब ज्वालामुखी घटना से बाहर निकलते हुए बनती हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं। तो आग्नेय चट्टान का संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण रूपांतरित चट्टान, तो रूपांतरित चट्टान को जो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। आपको इसका उदाहरण ध्यान रखना है। आपने जो है मार्बल सुना होगा, मार्बल जो पत्थर होता है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। उसके अलावा जो है आपको सीस्ट ध्यान रखना है, सीस्ट जो होता है ये भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और इसके अलावा अगर बात की जाए क्वार्टजाइट की, ये भी आपने सुना होगा क्वार्टजाइट की,
तो ये भी जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक एग्जाम्पल और भी ध्यान रखना है ग्नीस का। तो मार्बल, सीस्ट और क्वार्टजाइट और ग्नीस, ये चारों क्या है, रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो फलीदार का मतलब होता है लेगुमिनस क्रॉप, लेगुमिनस क्रॉप। और लेगुमिनस क्रॉप जो है किस लिए फेमस होते हैं? तो लेगुमिनस क्रॉप में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो जो फलीदार फसल होते हैं इनका जो जड़ होता है, जड़ में पाया जाता है एक राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी में भी दिया है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो जड़ों में पाया जाता है फलीदार फसलों के, वह किस में हेल्प करता है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह दलहन फसलों में जो है ये पाया जाता है। तो फलीदार फसल का जो उदाहरण हो जाएगा, लेगुमिनस क्रॉप का जो उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दलहन। और अगर बात किया जाए तो ज्वार और बाजरा यहाँ पे मोटे अनाज के उदाहरण हैं, मोटे अनाज के उदाहरण हैं जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं। और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 था, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ 23 था, वो किसके रूप में जाना गया? ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। तो ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जो है 2023 का वर्ष जाना गया ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज का। और ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024 वो जो है कैमलिट्स का है, जो ऊँटों की प्रजाति होती है, तो उसके लिए जो है घोषित किया गया। तो इस बार के करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024, 2024 को जो है ईयर ऑफ कैमलिट्स। तो ईयर ऑफ कैमलिट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैमल आप जानते हैं तो ऊँट की एक प्रजाति है, तो ऊँट की प्रजाति इसका नाम कैमलिड है। तो कैमलिड के नाम पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 किस पे था? तो मिलेट पे था, जिसके उदाहरण है ज्वार और बाजरा। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो यहाँ भी एनसीईआरटी से प्रश्न आपका हूबहू लिया गया है, सिलचर और पोरबंदर। जियोग्राफी की क्लास में दिया, जियोग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जियोग्राफी के एनसीईआरटी को हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ होती हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं कि क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं। और यहाँ पे नीचे जो है रिस रिस के जो है जल, यहाँ पे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो वो जो है रिस के जो है यहाँ पे स्थलाकृतियाँ बना देता है। और इसमें जो है जैसे कैल्शियम वगैरह होता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, जिप्सम वगैरह होता है, तो वो जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो धीरे धीरे वो जो है यहाँ पे रिश्ते रहते हैं। फिर यहाँ पे जो है समय के साथ में स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो जो ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो ऊपर लटकी हुई हैं, इसको हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो नीचे की तरफ से हैं, नीचे की तरफ से जो बनी हुई हैं, इनको हम स्टेलेग्माइट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ, तो ये स्टेलेग्माइट होते हैं। और कई बार ऊपर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। और ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं किसके द्वारा बनाई जाती हैं? भूमिगत जल द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिगत जल द्वारा। और इसको हम जो है कास्ट स्थलाकृति बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कास्ट स्थलाकृति। हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, तो इसलिए आप जो हिंदी इंग्लिश में नाम ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ कास्ट स्थलाकृति। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इनको बोलते हैं कास्ट स्थलाकृति। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस को हम 22 अप्रैल के रूप में मनाते हैं। और अगर बात किया जाए यहाँ पे 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो जो है जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और 22 मई को हम क्या मनाते हैं? तो 22 मई को हम जैव विविधता दिवस, याद रखना आपको, पूछा जाता रहता है। तो जैव विविधता दिवस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, 29 जुलाई को, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। 29 जुलाई को हम जो है टाइगर दिवस, जिसको बाघ दिवस बोलते हैं, तो टाइगर डे या बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर जो है हम बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे,
विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे हम ये कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं हर साल। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारत का जो टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया होता है, इसको जो है भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। द सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, द सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। प्रश्न संख्या 63 है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बीडी सावरकर बोला जाता है, उन्होंने किया था। और इन्होंने जो है पुस्तक भी लिखी थी 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस करके, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये जो बुक किसने लिखी है? तो बीडी सावरकर ने लिखी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है, पूछा भी गया था इस बार। तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो आर सी मजूमदार जी ने कहा था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, अगली बार इनमें से कोई दूसरा आ सकता है। तो आर सी मजूमदार ने क्या कहा? भारतीय जो है 1857 की क्रांति को कहा था कि ना तो यह प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया था तो इसलिए बता दिया गया आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई? तो यहाँ पे जो पहला आपका है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1855-56 में। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। और अगर बात की जाए बिरसा मुंडा का विद्रोह, तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 माना जाता है, 1900 भी कह सकते हैं। तो 1899 से 1900। और इसको जो है उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उलगुलान। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो अभी हमने देखा था अप्रैल 1914 में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो कौन सी घटना पहले घटी थी। तो संताल विद्रोह 1855-56 में ही हो गया था। तो यह हो जाएगा आपका, और जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा संताल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो भवानी चरण पाठक। ये ध्यान रखना आपको, भवानी चरण पाठक। और इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना कि इसी आनंद मठ जो उपन्यास था, यहीं से वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी जो है आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर और विष्णु विश्वास। तो ये आपको ध्यान रखने कि नील विद्रोह के नेता थे। और नील विद्रोह के बारे में जो किसने पुस्तक लिखी थी, तो ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। मैंने पिछली की क्लासों में बताया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय जो है यह तरीके के रूप में, संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में अपनाया गया था पहली बार बंगाल विभाजन में। और बंगाल विभाजन से आप रिलेटेड आपको 3 डेट याद रखनी है। 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने का जो है घोषणा किया गया, कि बताया गया कि जो है बंगाल विभाजन किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में स्टार्ट किया गया, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलनकारियों द्वारा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। और फिर जो है फाइनली जो है कब ब्रिटिश सरकार ने जो है या अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू किया था? तो ये 20 अक्टूबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। लागू कब किया था? तो लागू किया था 16 अक्टूबर 1905। तो डेट आपको ध्यान रखनी है 16 अक्टूबर 1905। और इसको जो आंदोलनकारियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। ये भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। तो शोक दिवस जो है 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था उस दिन को, या जिस दिन आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन आंदोलनकारियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी जानते हैं कि इस अधिवेशन के चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और इनको जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी के।
सुभाष चंद्र बोस जी के ये राजनीतिक गुरु थे, बोस के राजनीतिक गुरु थे। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछता है बीपीएससी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात किया जाए जो बहुत पूछता है परीक्षा में कि 1922 में जो है बिहार की किस जनजाति ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो उसका नाम था उरांव जनजाति, जिसके बारे में हमने पीछे बात किया है। तो उरांव जनजाति ने जो है भाग लिया था। और उरांव जनजाति ने किसके नेतृत्व में, तो उरांव जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहा था यहाँ पे कांग्रेस में, कांग्रेस के अधिवेशन में, तो गुलाब चंद तिवारी। तो आपको ध्यान रखना है गुलाब तिवारी के नेतृत्व में जो है उरांव जनजाति 1922 का जो है गया अधिवेशन को जो है इसमें इन्होंने, इस जनजाति ने भाग लिया था। और हमने पीछे भी बात किया था कि 1920 में जो ताना भगत आंदोलन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है विलय हो गया था उसका। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है 68, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो यहाँ भी प्रश्न जो है बीपीएससी प्री में पूछा गया है, तो वहाँ से प्रश्न को लिया गया है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है स्वामी विद्यानंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर से रिपीट हो सकता है। राजकुमार शुक्ला के बारे में आप जानते ही हैं, गांधी जी को चंपारण बुलाए थे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप जानते ही हैं, इनको जो है बिहार का गांधी कहा जाता है। तो बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो की थी डेविड हेयर ने। और साथ में अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय ने, इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, हो सकता दे दे। तो राजा राम मोहन राय ने जो है, और साथ में जो डेविड हेयर प्रमुख थे। तो इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। अब इसके आगे भी जानिए, पहले हम जोनाथन डंकन के बारे में जान लेते। तो जोनाथन डंकन ने क्या किया था, तो 1791 में, ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार। तो 1791 में इन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, बहुत फेमस थे, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। तो ये आपको ध्यान रखना कि संस्कृत कॉलेज बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन ने स्थापना की थी। फिर आते हैं हम हेनरी विवियन डिरोजियो पर, जिससे संबंधित प्रश्न इस बार 15 मार्च को पूछा गया था। तो हेनरी विवियन डिरोजियो जो है कौन थे, तो ये 1826 में आपको ध्यान रखना है कि हिंदू कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए थे, एज ए टीचर पढ़ाने के लिए आए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा ये क्रांतिकारी और प्रोग्रेसिव विचारों के थे। और इन्होंने जो है सामाजिक प्रथाओं और कुरीतियों का जो है तगड़ा विरोध किया था उस टाइम, और जिसके वजह से इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स बन गए थे। और वो अपने आप को डेरोजियंस कहते थे, डेरोजियंस, तो अपने आप को डेरोजियंस कहते थे। और साथ में जो है ये भी आपको ध्यान रखना कि हेनरी विवियन डिरोजियो को जो है यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है। जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था उसको यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने। और साथ में जो है इनके जो समर्थक थे अपने आप को डेरोजियंस कहते थे। और इन्होंने जो है सामाजिक प्रथाओं कुरीतियों का तगड़ा विरोध किया था। और फिर 1831 में इसी वजह से जो है 1831 में इनको हिंदी कॉलेज से निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो यह जो प्रश्न पूछा गया था तब जो है कर्जन आंसर है। और फिर पिछली बार जो है सभी जानते हैं कि डफरिन के बारे में पूछ लिया था। तो बीपीएससी के प्रश्नों का जो रिपीट करने का एक पैटर्न है कि वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर कर्जन ने बोला है, कुछ बोला है, तो क्या अगर इन ऑप्शंस में से अगर किसी ने बोला तो अगली बार उनसे प्रश्न पूछ लेता है। तो ये बहुत कॉमन सी जो है अंडरस्टैंडिंग है, विश्लेषण करते समय हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा कि मैं शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं। डफरिन ने दो चीज़ें कही थी कांग्रेस को। डफरिन का जो टाइम था, कर्जन का टाइम 1899 से 1905 था, जानते हैं आप, कि जो है बंगाल विभाजन के लिए ये जिम्मेदार थे। और साथ में अगर डफरिन की बात की जाए तो 1884 से 88 के बीच में इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के जो है वायसराय रहते हुए कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था। तो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रद्रोहियों की जो है संस्था। कांग्रेस को जो है ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था। तो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था डफरिन ने बोला था। और फिर डफरिन ने एक और चीज़ बोला था, कांग्रेस को बोला था सूक्ष्म अल्पसंख्यक। तो बोला था कि कांग्रेस जो है जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कांग्रेस को किसने बोला था, डफरिन ने बोला था। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अब आते हैं बाकी के प्रश्नों में। तो 39 प्रश्न नंबर था कि आदित्य L1 उपग्रह का अवलोकन बिंदु क्या है। तो आप L1 यहाँ पे दिया भी गया है, तो इसका सिंपल सा आंसर था L1 पॉइंट। L1 को जो हम लैग्रांजे बोलते हैं, लैग्रांजे ने इन पॉइंट्स की खोज की थी और लैग्रांजे पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स में जो है लैग्रांजे पॉइंट्स में ही जो उपग्रह को स्थापित किया जाता है। और आदित्य L1 जो है ये भारत का जो है पहला सौर मिशन है। तो ध्यान रखना आपको, भारत का पहला सौर मिशन है और इसने जो है 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और ये अपनी कक्षा में कब पहुंचा था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो आदित्य L1 है अपनी कक्षा में कब पहुंचा था, L1 पॉइंट में कब पहुंचा था। तो आपको कमेंट करके आपको जो है बताना है कि जो है अगर आपने पढ़ा है तो इसके बारे में। फिर आगे हम करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस करेंगे। फिर अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर, ये NCERT का प्रश्न है, सिंपल सा। और इसका जो होता है कि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं। इस वजह से जो अदरक को हम भूमिगत तना मानते हैं, जड़ नहीं मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि जो फोकल लेंथ होगा इसका वो 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा जब हम पानी की तरह, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर हम पानी में इसको भिगो देंगे या पानी में डुबोने पे जो है इसका जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर था यहाँ पे, और ये 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, बराबर कभी नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पानी में डुबोने पर जो है इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोरों में नहीं देखा जा सकता, या इसलिए होता है कि। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है, अधिकतर जो प्रकाश होता है बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो जो लाइट होता है वो स्कैटरिंग कर देता है, और स्कैटरिंग कर देता है कि जो मतलब जो पास में जो चीज़ें हैं वो दिख जाएँ, और इस वजह से हमें दूर की चीज़ें जो है वो नहीं दिख पाती हैं, बस हमें बस पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसीलिए जो है यह प्रश्न पूछा गया है। और यह दृश्य प्रकाश में जो है जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोरों में नहीं देखा जा सकता है। और इसका रीज़न यही है कि अधिकतर जो प्रकाश होता है वो बिखर जाता है, स्कैटर कर जाता है, और उससे जो है ताकि हमको जो है जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो दिख जाएं, तो आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आवृत्ति कभी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता। आयाम बदल सकता है, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और वेलोसिटी वेग बदल सकता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो आप इसको रट लीजिए, C/137 हो सकता है रिपीट हो जाए प्रश्न। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो क्या होती है, स्पीड कितनी होती है, तो C/137। फिर अगला प्रश्न है, अम्लीय केमनोफोर को, एसिडिक केमनोफोर को रंग नष्ट कर देता है, वह कौन होता है। तो ऑप्शन है C6H8O7, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो अम्लीय केमनोफोर का रंग नष्ट कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, C6H8O7। और CH3COOH क्या है, तो ये इथेनोइक एसिड है, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। फिर है CH3CH2COH, तो इसको जो है प्रोपनोइक एसिड बोलते हैं। 3 कार्बन है यहाँ पे, तो ये जो है प्रोपनोइक एसिड है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। और साथ में जो है आप लोग 1 मिनट के लिए मेरी बात समझ ले, जो 1500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड जो है अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो बीपीएससी ट्री के 1500 जो प्रश्न हैं ये आपके सभी के काम के हैं। इसमें पीआरटी के भी प्रश्न हैं, पीआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी नहीं है वहाँ पे, और पॉलिटी जो है केवल पीआरटी में है। और बाकी इसके अलावा जो 6 से 8 जिनको पॉलिटी का काम है तो उनके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आपको एक भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पीआरटी से लेकर 11-12 तक का जो प्रश्नों का स्तर वो समान है। तो जो प्रश्न पीआरटी में पूछे गए वो 11-12 के जीएस के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर जिनका सब्जेक्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो 1500 प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो आपको हर प्रकार से सहायता ही करेगी। तो इन प्रश्नों को सभी को देखना है, वो चाहे पीआरटी का हो, वो चाहे 6 से 8 का हो, चाहे वो 9 से 10 का हो, चाहे वो 11 से 12 का हो,
क्योंकि जो जीएस के जो 40 प्रश्न हैं वो आपके यहीं से आएंगे, और साथ में मैथ का भी आपको जो जीएस में 40 प्रश्नों में जो 8 प्रश्न मैथ के उनको भी आपको अलग से कराया जा रहा है। और तो इसलिए जो है आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी ट्री का तैयारी कर रहे हैं, 1500 प्रश्नों की सीरीज आपको देखनी है। और साथ में अगर बात किया जाए, अगर 6 से 8 किसी का सोशल साइंस है, तो अगर उसमें सोशल साइंस में इतिहास या राजनीति विज्ञान है, तो जो है तब भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों को आपको करके जाना, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है घूम फिर के परीक्षा में आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो है आगे के वीडियो में हम हर क्लास का अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो बता देंगे, जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो जाए। और आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है 15 से 20 मई तक लगभग आपकी जो 90% जो क्लासेस होंगी वो पूरी हो चुकी होंगी। बस आपका जो बचेगा वो मेनली करंट अफेयर्स बचेगा। और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी 15 मई से स्टार्ट होंगी। इसमें हम 1 साल का कवर करेंगे, बहुत ही कम कंटेंट में कवर करेंगे। दुनिया भर का नहीं पढ़ेंगे हम इसमें, बस जो हमारे परीक्षा में आ जाए कुछ वैसा ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।